जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IS माय टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है हम इस पे PYQ को सॉल्व कर रहे हैं। तो टारगेट रखे हैं कि डेली का 5 प्रश्न एक टारगेट है, उसके बाद 5 प्रश्न डेली कर लेने का है, उसके बाद अपना स्टडी में लग जाने का। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी डेली जो भी ग्राहक मतलब सॉरी ऑडियंस जो भी ऑडियंस लगातार जो भी भाई बहन जो भी हो, तो जो लगातार देख रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट मतलब उनको तो मालूम ही होंगे कि हम लोग जो है 5 प्रश्न का डेली का जो रूटीन में टारगेट रखे हैं तो उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो डेली का टारगेट है वही आज भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों के लिए जो है कम्युनिटी पोल पोस्ट किए थे, जिसमें से कि आप लोगों से पूछे थे कि लगभग ये प्रश्न 50 से 55 तक हो चुके हैं, तो आज 16 तक क्लियर हो जाएंगे। तो शेष रह जाएंगे 40 प्रश्न। तो 40 8 दिन में 8 पंचे 40 कह सकते हैं, 8 दिन में ये सारा प्रश्न ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड जो है आप लोगों से पूछें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएं। आप लोगों का 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन में दिए हैं CSET पेपर 2025 का लाएं, या CSET पेपर 2024 पर वीडियो लाएं, या अन्य टॉपिक पर वीडियो लाएं। जैसे अन्य टॉपिक में आपका आ गया नोट्स से, या क्लास प्रारंभ करें, जो भी क्लास हम किए हुए हैं जो नोट्स हैं तो उनका प्रोवाइड करेंगे, तो उनको समझाएंगे और प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से सबका अलग अलग है। तो जो मान लीजिए जिस पे ज़्यादा वोटिंग आएंगे हम उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी पोस्ट पे एक बार जाइए आप लोगों, और वहाँ पे अपना मत ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना स्टडी पे ज़रूर फोकस कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इतना यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। तो जो न्यू है उनके लिए बता देते हैं कि ये सिविल सर्विस प्री में जो 2025 में 25 मई मई में जो एग्ज़ाम हुए ना प्रीलिम्स, तो जिसमें GS1 और CSET पेपर हुए, 2 पेपर हुए थे। तो पहला पेपर को हम सॉल्व कर लिए, और सेकेंड पेपर पे वीडियो बनाए या नहीं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए। ठीक है, तो इसलिए जो न्यू है उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली का जो टारगेट 5 प्रश्न का है आप लोग भी अपना टारगेट बना करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लगभग जो है हमने कहाँ तक सॉल्व किए, 55 तक, अर्थात 55 प्रश्न संख्या 55 तक कवर कर लिए हैं। तो जो भी भाई नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, मतलब सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जोड़ देंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डायरेक्ट वीडियो पे क्लिक कर मतलब लिंक पे क्लिक करके जो है आप वीडियो को विजिट भी कर सकते हैं। तो सभी का वीडियो के टाइटल में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपको अनुमान लगाने में आसान होंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहे हैं, थोड़ा आज स्लो स्लो खींचेंगे, ठीक है ना। तो फीवर जुकाम अभी हालांकि पूरा कंप्लीट रूप से छूटे नहीं हैं, तो कल से ही हमको थोड़ी परेशान कर दिए हम। ठीक है, तो फिर भी सर्दी रहे या जुकाम रहे, हाथ सेफ है, कंप्लीट है, इसलिए पढ़ाई शुरू करेंगे। पढ़ाई को तो रोकना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए थोड़ा आज का जो प्रश्न है, जब सॉल्व कर रहे थे लगभग कुछ देर पहले, तो हमको लगा बड़ा डिफ़िकल्ट सा प्रश्न है, बड़ा बड़ा था। थोड़ा हमको नहीं लग रहा है था कि ये मान लीजिए एग्ज़ाम हॉल में यदि हम इनको सॉल्व करते तो 1-1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाते। बहुत ही कह सकते हैं हार्ड है ये, तो एग्ज़ाम हॉल से बाहर है तभी तो हम आराम से इन पे रिसर्च करके नोट्स को देख करके कॉपी किताब जो भी है टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ देख करके उसके बाद निष्कर्ष निकाल के एक टिक आउट करते हैं, तब जाके आप लोगों के बीच प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लगभग 4 मिनट तक हम आप लोगों से बातचीत कर लिए। चलिए, तब तक क्षमा चाहते हैं, 4 मिनट ले लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। चलिए बस जो काम है वो चीज़ करना है। तो प्रश्न संख्या 56 देखिए, प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करने को कह रहे हैं। कथन 1-2 दिया हुआ है, तो पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न को सही से। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची, कौन सा, तो 5वीं कह रहे हैं ना, 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो कथन ये करें, ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेती है। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। क्या है गलत है, तो 5वीं अनुसूची की बात करें तो आप 5वीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का मतलब यह नहीं है
कि राज्य सरकार जो है अपनी कार्यपालिका शक्ति पूरी तरह से खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। तो राज्य सरकार की बात करें तो देखिए इसमें 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो बताए हैं, तो राज्य सरकार की जो भूमिका होती है जिसमें कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन राज्य सरकार के अधीन ही रहता है। तो हालांकि इन क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्र सरकार की भी कुछ भूमिकाएं और शक्तियां होती है और राष्ट्रपति को इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति को जो है इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो है रिपोर्ट राज्यपाल से प्राप्त होती है, ठीक है। अब बता दें कि जनजातीय सलाहकार परिषद यानी कि टीएसी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो 5वीं अनुसूची के तहत यदि हम देखें तो प्रत्येक राज्य जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, एक जनजातीय सलाहकार परिषद यानी कि टीएसी का गठन करेगा और यह परिषद जो है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देती है, लेकिन यह पूर्ण प्रशासन ग्रहण नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये पूर्ण प्रशासन ग्रहण नहीं करती, इसीलिए कथन एक गलत हो गई, ठीक है। वहीं स्थानीय स्तर की बात करें तो देखिए स्थानीय निकायों की भूमिका जो है, स्थानीय निकायों जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम ग्राम पंचायत में हैं तो ग्राम सभाएं को रख लीजिए, तो ग्राम सभाएं को विशिष्ट शक्तियां दी जाती है, विशेष रूप से पंचायत, ठीक ना, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार है। तो ये जो है अधिनियम 1996 के माध्यम से जो इन्हें विकास योजनाओं, लघु वनोपज, भूमि अधिग्रहण आदि के संबंध में जो है विशेष अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो हालांकि यह जो है पूर्ण प्रशासन का मतलब नहीं है कि राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, ठीक ना। तो राज्य सरकार अभी भी कानून बनाने और इन क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए ये बातें जो इसमें कहा ये बिल्कुल गलत बातें कहे, ठीक है। वहीं कथन 2 की बात करें तो कथन 2 में भी कह रहा है कि संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों में पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। बिल्कुल गलत भाई। ये संविधान 5वीं अनुसूची, ये 5वीं अनुसूची के तहत यदि बात करें तो सरकार को सीधे तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों का यानी कि पूर्ण प्रशासन अपने हाथ में लेने की शक्ति नहीं देता, भले ही राज्यपाल की सिफारिश हो, ठीक है ना। तो वही बात करते हैं इसमें केंद्र राज्यपाल की हो, ठीक ना। तो वही बात करते हैं केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहता है इसमें। तो देखिए केंद्र सरकार की जो भूमिका की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार की भूमिका मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने, उनके कल्याण के लिए योजना बनाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो है इन क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपालों से रिपोर्ट प्राप्त होती है और संसद को जो है इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होती है। क्लियर है। वहीं राज्यपाल की विशेषताएं, जैसे इनकी विशेषताओं की शक्ति के बारे में बताएं तो राज्यपाल के पास जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष शक्तियां होती है, जैसे कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने या ना करने का निर्णय लेना या संशोधन के साथ लागू वे अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिए नियम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि इन शक्तियों का अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार इन क्षेत्रों का पूर्ण प्रशासन सीधे तौर पर अपने हाथ में ले सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कथन भी आपका गलत हुआ। तो अब उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, तो भाई सब दोनों गलत हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, तो ऑप्शन डी इनका सही जवाब होगा, ठीक है। वहीं प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रश्न 57 कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर संगठन है और संघ का मंत्रालय इधर है। तो वहीं एक पहला कथन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड और इनका मंत्रालय जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, ये बिल्कुल गलत है। कैसे? यह युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? तो राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड यानी कि नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड NAB, जिसे हम
NAB शॉर्ट लिस्ट कह सकते हैं। तो ये ऑटोमोटिव बोर्ड जो है भारी उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक ना। तो ये जो NAB, तो शॉर्ट में हम इनको NAB कह सकते हैं। तो इस तरह से कथन एक ये गलत है, ठीक है। तो वहीं हम कथन 2 की बात करें, कथन 2 कह रहे हैं कॉयर बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय, तो ये इनका बात करें तो ये भी गलत है। कैसे गलत है? तो देखिए यह युग में भी सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉयर बोर्ड सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह कॉयर उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हो गई। वहीं कथन 3 की बात करें तो कथन 3 में कह रहे हैं राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, और मंत्रालय की बात किया है सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय। भाई ये भी जो है ना, यह युग में भी सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य होता है व्यापार से संबंधित डेटा और सूचनाओं का संग्रह, प्रसंस्करण और प्रसार करना है। तो इसे वाणिज्य विभाग के तहत स्थापित किया गया था। क्लियर है? तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो अब यहाँ पे तो तीनों गलत हैं, ठीक ना, 1 2 तीनों गलत हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इनका डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। क्लियर? वही प्रश्न संख्या 58 आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 58 देखिए क्या कह रहे हैं। 58 का कहना है, यहाँ पे प्रश्न है और यहाँ पे इनका टिक आउट करने के लिए भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है। 1 2 3 कथन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं उपरोक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। अनुसमर्थन, तो देखिए यहाँ थोड़ा ये बड़ा प्रश्न है, तो पहले इनको समझ लीजिए। संविधान संशोधन जो कह रहे हैं, तो पहले देखिए संविधान के अनुच्छेद यदि हम 368 को इनके अनुसार देखें, तो यदि 368 की बात करें तो उनके तहत जो है संविधान में संशोधन 2 प्रकार से किया जा सकता है। अब पहला इस तरह से किया जा सकता है कि संसद के विशेष बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से किया जाता है। वहीं दूसरा बात करें तो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो ये प्रावधान आमतौर पर संघीय ढांचे से संबंधित होते हैं, ठीक ना। तो इनके बारे में आप यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम ऑप्शन को पढ़ेंगे, सॉरी ऑप्शन कहते हैं, कथन को पढ़ेंगे तो लगभग समझने में बहुत ही आसान होगी। तो वही कथन 1 देखिए क्या कह रहे हैं। कथन 1 कह रहे हैं 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची है। बिल्कुल सही बात है। देखिए 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण है। तो संघ सूची, राज्य सूची और ये समवर्ती सूची, ठीक ना। तो संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची 1 में जो है परिवर्तन का अर्थ है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में बदलाव, जो कि संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि संघ सूची में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। क्लियर है? इसलिए ये बातें बिल्कुल सही है इनके अनुकूल। तो अब किसी राज्य की कथन 2 जो कह रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप भी पढ़िए। तो कथन 2 कह रहे हैं किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, बिल्कुल विस्तार है। देखिए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है इसका अनुच्छेद 73 में दिया गया है। यदि आर्टिकल 73 को देखें तो संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है। और अनुच्छेद 162 यानी कि 162 को देखिए तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, ठीक ना। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, तो देखिए विस्तार या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या सीमांकन सीधे तौर पर केंद्र राज्यों संबंधों और संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। तो
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन 2 जो है किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित संशोधन के लिए भी संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। ठीक ना, उसी प्रकार कथन 2 भी सही होगा। अब कथन 3 की बात करते हैं, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। तो देखिए यहाँ जो कह रहे हैं इनके अनुकूल आप इनको समझते हैं। तो राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें, यानी कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तों मुख्य रूप से अनुच्छेद कितना में बताया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 158 में वर्णित है, यानी कि 158 में वर्णित है। तो ये शर्त राज्यपाल के पद के कार्यभार और पात्रता से संबंधित है, लेकिन ये सीधे तौर पर संविधान के संघीय ढांचे के वितरण या केंद्र राज्य संबंधों में मौलिक परिवर्तन नहीं करती, जिनके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता हो। ठीक है, तो इसलिए राज्यपाल के पद से संबंधित सामान्य प्रावधान में संशोधन संसद के विशेष बहुमत से किया जा सकता है, और यह जो है राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता वाले प्रावधानों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कथन 3 जो है ये राज्यपाल के पदों के लिए शर्तों में संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो संक्षेप में यदि हम बात करें तो आर्टिकल 368 को याद कर लीजिए। 368 में 2 में जो दिया गया है इनको याद कर लीजिए। तो अनुच्छेद 368 के परंतु में उन प्रावधानों का उल्लेख है जिनके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो इनमें शामिल कुछ टॉपिक हैं, जब आप पढ़िएगा तो इनमें कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मिल जाएंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 54 से 55 के बीच ऐसे है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इनका अनुच्छेद की बात करें तो ये 73 में है। वहीं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करें तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 162 162 में आ जाएंगे। ठीक है, तो वही बात करें संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण, तो ये आर्टिकल 245 से 255 के बीच में आ जाते हैं। तो वही 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, वही न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो संघ और राज्यों में उच्च न्यायालय और स्वयं जो है ये अनुच्छेद 368 में संशोधन को भी बताते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से देखिए तो ये जो कथन 3 है इनके अनुकूल गलत है। ठीक ना, ये चीजें इसमें नहीं है। तो इसलिए अब आप आंसर ढूंढते हैं तो देखिए इसमें 1 2 सही है, 3 जहाँ जहाँ है वो कट जाएंगे, 3 3 3 यहाँ है, तीनों कट गए, तो बचा कौन? ऑप्शन ए। तो इसका मतलब सही जवाब ऑप्शन ए इनका हो जाएगा। क्लियर है, प्रश्न संख्या 58 का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्लियर। अब प्रश्न संख्या 59 पे बात करते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहे हैं, ठीक ना। हाँ, अभी देख सकते हैं लगभग 18-19 मिनट आपका खा गया, अभी 2 प्रश्न शेष है, तो चलिए इनको फास्ट में खींच देते हैं, ज़्यादा टाइमिंग नहीं खाना है आपका। प्रश्न संख्या 59 क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। कथन 1 2 तीनों दिया हुआ है, अब पहले तीनों को समझ लेते हैं, बिल्कुल सही को ढूंढना है, गलत को काट देना है। ठीक है, तो देखिए कह रहे किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बिल्कुल उत्तरदायी होता है। ठीक ना, बिल्कुल उत्तरदायी होता है, नहीं सॉरी बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी राज्य का जो है राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 की तहत जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, वही कथन 2 कह रहे हैं राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही संस्थिति नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। तो अब देखिए ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैसे? आर्टिकल 361 का ए, ठीक ना, आर्टिकल 361 का आप 2 पढ़िए, एक में तो इनका बारे में है, तो आर्टिकल 361 का 2, तो आर्टिकल 361 के 2 में स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, या उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक अभियोजन
से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब कथन 3 की बात करते हैं। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी, उत्तरदायी होना चाहिए, दायी दिखाए तो चलिए दायी पढ़ लेते हैं। तो कार्रवाई के लिए दायी नहीं है, तो उत्तरदायी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। दायी उत्तरदायी, सॉरी उत्तरदायी अलग होते हैं और दायी अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ दायी ही होगा, उत्तरदायी नहीं होंगे, दायी ही होंगे। तो किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए दायी नहीं है, बिल्कुल ये दायी नहीं है। कैसे नहीं है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 का 2 की यदि बात करें तो इनके अनुसार कहा है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य को विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यह जो है संसदीय विशेषाधिकार का एक हिस्सा है जो सदस्यों को सदन के अंदर स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति देता है। तो इसी तरह का प्रावधान संसद के सदस्य के लिए अनुच्छेद 105 में भी है। ठीक है, तो इसलिए ये सही बातें है। ऑप्शन, आप ऑप्शन को मिलाते हैं, कथन 3 भी सही बात है। प्यास भी लगता है, चलिए कोई बात नहीं, पहले क्लास का एक प्रश्न रह गए हैं, कवर कर लेते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो तीनों भाई यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा, कि तीनों सही है ना, 1 2 3 इसी में, बाकी में नहीं है। तो आप प्रश्न संख्या 60 की ओर बढ़े। तो चलिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 60 दिख रहे हैं, प्रश्न संख्या 60 को कवर करते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार करना है। पहला, कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादनों का विपणन और विक्रय, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। पहले देखिए प्रश्न में क्या क्या रहे हैं, ये तो हम कथन जान लिए। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा जो है विनियमित है, विनियमित है। तो देखते हैं पहले कच्चे तेल का उत्पादन, ये तो भाई साहब बिल्कुल ही नहीं होंगे। कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक नेचर गैस नियामक बोर्ड, यानी कि इसको हम शॉर्ट में ये भी तो कह सकते हैं, पेट्रोलियम नेचुरल GRB, तो PNGRB शॉर्ट नाम होता है इनका। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कथन 1 की, कच्चे तेल का उत्पादन। तो देखिए ये जो है PNGRB के दायरे में नहीं आता है। तो कच्चे तेल का उत्पादन जो है अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र के तहत आता है, जो सीधे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो PNGRB मुख्य रूप से मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम गतिविधियों को विनियमित करता है, ना कि अप स्ट्रीम यानी कि उत्पादन गतिविधियों को। ठीक है, तो इसलिए ये बातें बिल्कुल गलत हो गया इनके अनुकूल, ये विनियमित नहीं है। तो वही कथन 2 कह रहे हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, PNGBR, बिल्कुल PNGBR के अंतर्गत ये आते हैं। कैसे आते हैं, तो देखिए PNGRB द्वारा जो है ये विनियमित है। PNGRB अधिनियम के तहत पेट्रोलियम के परिष्करण, विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण से संबंधित है। तो गतिविधियों को जो है PNGRB द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये बिल्कुल सही है इनके अनुकूल। अब वही कथन 3 कह रहे हैं, तो पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय बिल्कुल ये इनके द्वारा विनियमित होता है। तो देखिए कथन तीसरा कह रहे हैं, PNGRB द्वारा जो है विनियमित है पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल, LPG आदि के विपणन और विक्रय से संबंधित पहलू भी PNGRB के नियामक दायरे में आते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये भी सही है। वहीं 4 की बात करें तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन, तो बात करते हैं प्राकृतिक गैस का उत्पादन, तो ये जो है PNGRB के दायरे में नहीं आता है। तो कच्चे तेल की तरह जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी E&P क्षेत्र का हिस्सा है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो इसलिए ये भी पूर्ण रूप से नहीं होंगे। तो 1 2 गो बच गए, तो यानी कि इसमें जो है केवल 2 बोला
ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन बी में केवल 2 कह रहे हैं, बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पर करते हैं ख़त्म, क्योंकि आज प्रश्न थोड़ा लंबा लंबा थे। तो हम तो यदि चाह रहे थे कि प्रश्न 2-3 तक ही कवर करें, लेकिन फिर सोचे नहीं, क्या है कि ज़्यादा समय नहीं, 5 को लेना है और इनको बहुत जल्द खत्म करना है। बाकी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट डाल दिया। अब आगे का प्रश्न 5 प्रश्न कल सॉल्व करेंगे, यानी कि 60 में, तो कल 65 तक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन को यहीं पे करते हैं ख़त्म। खत्म करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्स अप करके जाइएगा भाई। आपका सपोर्ट की बहुत हमको ज़रूरत है, ठीक ना, इसीलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो बस यही कहेंगे कि कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, एक बार देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बता दीजिए उस पर, ताकि वीडियो लाता रहेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोग ऐसे प्यार बरसाए रहें, तब तक के लिए आप भी स्टडी अपना कीजिए, ठीक ना। ज़्यादा मोबाइल देखना भी बहुत ही हानिकारक होते हैं, खास करके इस गोल को लेकर के, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए आप लोग भी, बाय, गुड नाइट, प्लीज़ थम्स अप करके जाइएगा।